नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे शख्स से परिचय कराऊंगा जो कि एक स्टूडेंट की जो एक सपना होता है वो सपना को पूर्ण करने के लिए अपने टैलेंट के माध्यम से जानेंगे सभी की इनका परिचय। हम खुद चाहेंगे कि अपना परिचय दें। अपना परिचय दीजिए। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम आनंद गौतम हुआ। मैं बिहार के भागलपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। और आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर यहीं पे एक छोटा सा गांव पड़ता है बरैनी, जो कहलगांव अनुमंडल के अंदर भागलपुर ज़िले के अंदर आता है जी। यहीं पे है। और फिलहाल मैं बाराहाट में रहता हूँ। कितने भाई बहन हैं आप? हम 2 भाई हैं। हमारा एक छोटा भाई है जो BHU से अभी अपना स्नातकोत्तर कंप्लीट किया है। कि अपना नाम आप बता रहे थे आनंद गौतम। आनंद गौतम। तो ये नाम जो है आनंद गौतम, एक BPSC परीक्षा जो कि ये बहुत बड़ा पूरे बोला जाए कि ये एक ऐसा परीक्षा होता है जिसमें कि पूरा संघर्ष भरी कहानी होती है। आप जबकि पढ़ाई के साथ साथ जॉब करते गए, बहुत सारे नौकरी छोड़े, फिर पुनः एक पोस्ट मास्टर के रूप में आपने अभी मैं असिस्टेंट था वहाँ पे। असिस्टेंट थे। बनारस, शायद बनारस में थे कि कहीं कर्नाटक में थे। तो कर्नाटक से आपके जीवन में लगता था कि पैसा आ रहा है, कमा रहे हैं, जी रहे हैं किसी तरह से। तो फिर ये BPSC फिर कहाँ से आया और ये आपके अंदर ये दिमाग में कैसे चल रहा था? और क्या आजकल को छोटा छोटा किसी को नौकरी होता है तो लगता है कि अब पूरा संसार मिल गया है, तो इतना बड़ा सपना लेकर क्या था आपके जीवन में, आपके क्या दिमाग में चल रहा था? हमेशा से दिमाग में एक ही बात चल रहा था कि जो माता पिता ने हमें शुरू से जिस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई, अपने संघर्ष के बावजूद हमें पढ़ने लिखने का पूरा मौका दिया, एक तरह से कभी आर्थिक समस्या आने की संभावना नहीं उत्पन्न होने दी, तो एक मन में लालसा थी कि उनके लिए भी मैं कुछ करूं, अपने समाज के लिए भी मैं कुछ करूं, मैं खुद के लिए कुछ करूं। इसलिए हमेशा ये सब मुझे प्रेरित करते रहा और मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ता चला गया। हालांकि जॉब में रहने के बाद थोड़ी मुश्किलात आती हैं, बट क्या है कि आप चीज़ों को मैनेज करेंगे तो आपको समय पर्याप्त मिल जाता है। इससे आप करते करते आप और भी ऊपर तक जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप किसी छोटे मुकाम पर पहुंचकर आप स्थिर हो जाए। कहीं ना कहीं आपके मन में वो ललक होनी चाहिए कि आप और बड़े स्तर पर जा सकें, ताकि आप और बड़े लेवल पे अपने आप को, अपने समाज को, अपने परिवार को समर्पित कर पाएँ। पिताजी का क्या नाम था? मेरे पिताजी का नाम रविंद्र कुमार था। रविंद्र कुमार शाह। रविंद्र कुमार शाह। और माता का नाम? माता का नाम चंदा कुमारी। चंदा देवी। तो आज जो है जिस तरह से आप जिस तरह से आपको देखकर आपके भाई भी कहीं ना कहीं वो भी सोच रहे होंगे कि हम भी एक अफसर बन जाए। तो अफसर बनना कितना कठिनाई का सामना करना पड़ा आपको, और एक स्टूडेंट लाइफ में किस तरह से पढ़ाई करना ज़रूरी है? खास करके मैट्रिक, तो चूँकि विद्यार्थी हैं तो निश्चित होता है कि उस समय उतना ज़्यादा बुद्धि जैसे तैसे मैट्रिक लोग करते हैं, जैसे इंटर पास आउट होते हैं तो कितना संघर्ष होता है, क्या सपना होता है, कैसे सोच एक IAS एक बनने के लिए क्या प्लानिंग करना पड़ता है? प्लानिंग तो बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि क्या है कि आप पढ़ाई और प्लानिंग, पढ़ाई तो ऐसे होता है, प्लानिंग क्या होता है? पढ़ाई और प्लानिंग दोनों बात। एक्चुअली क्या है कि प्लानिंग में आपके, अगर आप अपने सीनियर से टच में हैं तो उनसे आपको गाइडेंस पर्याप्त मिलता है। तो आप तुरंत इंटर के बाद हम बहुत उस समय ऐसे स्टेज पे होते हैं कि बड़े बड़े डिसीजंस को सोच समझ नहीं पाते, प्लानिंग बेहतर नहीं कर पाते, तो आपके सीनियर्स आपको मदद करते हैं। नहीं तो आपके जो टीचर्स हैं, आप जिनके संरक्षण में आपने पढ़ाई की है, उनसे आप पूछताछ करके, आप उनसे समझ बूझ करके एक गाइडेंस प्राप्त करते हैं और अपना प्लान तैयार करते हैं। और क्योंकि आप स्नातक में होते हैं तो आप स्नातक के बाद ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, एग्ज़ाम लिख पाते हैं। तो उस समय तक आपको स्नातक पे ही पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और साथ ही साथ आगे की चीज़ों को भी मन में रखना चाहिए। पढ़ाई कहा जाता है कि जॉब हो जाने के बाद पढ़ाई बंद हुआ, लेकिन आपका पढ़ाई लगातार चलता रहा। PhD भी आप शायद कर रहे हैं। आपके अंदर इतना शक्ति आता कहाँ से है? इतना काम करने का जुनून कैसे है? आपको देखने से लगता नहीं है कि आप PhD देखने में तो अभी लगते हैं कि अभी इंटर मैट्रिक इस टाइप से लगते हैं, लेकिन आपके अंदर वो जुनून कहाँ से? PhD भी आप साथ साथ कर रहे हैं।
बाकी क्या था कि हमारा दोस्तों का सर्कल है कुछ, तो उसमें लोग जो हैं सारे लोग लगे हुए हैं अपने अपने प्रयासों में, तो मैं भी उन्हीं में से एक था। तो हम सब आपस में एक दूसरे को हाइज लोज में समझाते थे, और जो कभी किसी के साथ कुछ हुआ तो उनको प्रेरणा देते थे। और माता पिता से रेगुलर बातचीत होने से, आप परिवार में देखते हैं, अपने आसपास भी लोगों को देखते हैं, तो इससे आपके अंदर भी एक जिज्ञासा जगती है कि हमें भी कुछ करना चाहिए, प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। बिहार में पीएचडी पर बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, 3 लाख 4 लाख। तो इतना पैसा नहीं रहने के बावजूद आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं पीएचडी की? पीएचडी के लिए मैंने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम लिखा था, जिसमें कि मेरा जेआरएफ हुआ था 2021 के, जब मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में था, तो उसी टाइम हो गया था। तो हो उससे गया था। सरकार हमें अच्छी खासी आर्थिक सहायता देती है, जिससे आप अपना रिसर्च कंटिन्यू कर पाएँ। तो वैसे विद्यार्थियों के लिए जो पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे? उसके लिए कैसे मेहनत किए, कैसे क्या किए कि मान लिया आज बहुत सारे पीएचडी के लिए छूट रहे हैं, कहते हैं बिहार में 3 लाख से ज़्यादा खर्च आ रहा है, तो वैसे विद्यार्थी के लिए क्या सरकार कर रही है और ये कैसे हो सकता है? वैसे परीक्षा के लिए कैसे तैयारी किए? कि आप सरकारी संस्था से जुड़े हैं तो उनकी फ़ीस बहुत कम होती है। आपको चूँकि रिसर्च प्रोसीड करने में आपको रिसर्च के दौरान कुछ खर्च आते हैं, तो अगर आप यूजीसी नेट का परीक्षा मेहनत करके देते हैं तो आप उसमें जूनियर रिसर्च फेलोशिप हासिल करते हैं, जिससे कि आपको केंद्र सरकार अच्छी खासी फेलोशिप आपको प्रोवाइड करती है, जिससे कि आपको कोई आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस पर्याप्त पैसे होते हैं जिसमें आप अपना रिसर्च आगे जारी कर सकते हैं। आपको मेहनत करके बस नेट की परीक्षा लिखनी है, और उसकी जो पाठ्य की जो सिलेबस है वो सिंपली आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है आपने, वही उनसे पूछा जाता है, तो उसे ही ध्यान से करने और पढ़ने की ज़रूरत है। महाविद्यालय में कभी कहीं सेवा देने का मौका मिला, कहीं पढ़ाने का? क्योंकि आप पीएचडी हैं, कहीं ना कहीं आप एक प्रोफेसर के रूप में भी हैं, मतलब बोला जाए तो आप एक शिक्षा जगत में इतने बड़े रैंक पर रहते, आज भी अगर एक आपको मौका मिल जाए, कभी सरकार चाहे कि आप इतना बड़ा पोस्ट पर हैं, कभी जांच के लिए कभी कॉलेज मिल जाए कि जाइए आप कभी जांच कीजिए, कॉलेज में जाइए, अगर एक दायित्व दे दिया जाए आपको, तो आप क्या वैसे बच्चों को मोटिवेट करेंगे जब जाएंगे, कभी ऐसा मौका मिल जाए तो? सबसे पहले तो ये बता दें कि अभी मेरी पीएचडी कंप्लीट नहीं हुई है। अभी हाल ही में मैंने पिछले साल ही अक्टूबर सितंबर में मैंने ज्वाइन किया था पीएचडी कोर्स में, तो अब मुझे बच्चों से पढ़ाने का, उनसे मिलने का ज़्यादा मौका लग नहीं पाया। बट हाँ, अगर यदि भविष्य में मुझे जाने का मौका मिलता है तो मैं ज़रूर जाऊँगा। मेरी जो एक्सपीरियंस रही है, मेरी जो जर्नी रही है, उनसे मैं उन्हें बताकर उन्हें प्रेरित और मोटिवेट करने का प्रयास करूँगा। उन्हें एक मार्गदर्शन देने का भी करूँगा मैं कोशिश। आपके बीच मुकेश भैया भी हैं, उनके चैनल से जो बहुत बच्चे जुड़े हैं, उन बच्चों को क्या कहेंगे? और लगातार हम आपको कहीं ना कहीं विद्यालय से बच्चे देखते हैं, स्कूल में अलग अलग स्कूल के बच्चे हैं, उस बच्चों को क्या कहेंगे? किस तरह से उनके अंदर आज लोग बच्चे मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त रह रहे हैं, पढ़ाई की ओर कम समय जा रहा है, तो वैसे बच्चों को क्या कहेंगे? क्या किस तरह से पढ़ें कि वो आप जिस मुकाम तक पहुँचे उस मुकाम तक बच्चे सबसे पहुँचे? पहली बात कि जो बच्चे आपके टच में हैं तो आपसे उन्हें बातचीत करते रहना चाहिए। आप एक सफल शिक्षक भी हैं, अपने क्षेत्र में आप हर स्कूल महाविद्यालय में जाते रहते हैं, अपनी बातों को वहाँ रखते हैं, समझाते हैं, तो आपसे भी काफ़ी प्रेरणा लेनी चाहिए उन्हें, आपसे भी सीखनी चाहिए, आप उनकी मार्गदर्शन कर सकते हैं। और यदि मेरा बात रहा तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि निरंतर प्रयास छोड़ना नहीं है। जो भी आपके पास पाठ्यक्रम आपके बने हुए हैं उनको रेगुलर रिवाइज़ करना है, पढ़ते रहना है, लिखने की प्रयास करना है। जैसे सिविल सेवा की परीक्षा है तो उसमें कहीं ना कहीं प्रारंभिक परीक्षा एमसीक्यू टाइप की होती है, तो उसमें आप पास कर जाएंगे, बट लिखित परीक्षा जो है उसमें लिखने का निरंतर प्रयास चाहिए होता है, तभी आप 3 घंटे के पेपर में अच्छा खासा आंसर लिख पाएंगे। तो